नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है अपने पास धातु एवं अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब सबसे पहले अपन क्या होते हैं कि अपने पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको उनकी जो गुणधर्म होते हैं यानी कि गुण उनकी प्रॉपर्टीज होती है उसके आधार पे दो भागों में वर्गीकृत करते हैं यानी कि दो भागों में बांटते हैं, किसमें, धातु और अधातु में। अब सबसे पहले अपन धातु के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे लोहा है, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। ये सभी किसके उदाहरण है? धातु के उदाहरण है। ऐसे अधातु के कुछ उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये सभी किसके उदाहरण है? ये सभी अपने पास अधातु के उदाहरण है। अब सबसे पहले वो कौन से गुणधर्म होते हैं जिनके आधार पर अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अलग अलग किया यानी कि धातु और अधातु को विभाजित किया है। तो सबसे पहले अपने पास आता है भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म में भी सबसे पहला जो अपने पास आता है वो है धात्विक चमक, यानी कि जो धातु की सतह होती है ना वो चमकदार होती है, लेकिन अधातु जो होती है ना वो चमकीली नहीं होती। और वैसे आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो आयोडीन क्या है? इसका एक अपवाद है। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास आती है कठोरता। जो धातु होती है ना अपने पास वो कठोर होती है, लेकिन धातुओं में भी इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये मुलायम होते हैं और इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अब अधातु ये अधिकतर कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कठोर होती है और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और कार्बन का ही एक अपर रूप हीरा होता है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास वो है रूप। धातु रूप का यहाँ पे मतलब भौतिक अवस्था से धातु कमरे की ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है और अधातु या तो ठोस रूप में पाई जाएगी या फिर गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। अब देखो धातुओं में मरकरी यानी कि पारा, इसका अपवाद है क्योंकि ये ना द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। वैसे अधातु में अगर अपन बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी सभी अधातुएं गैस या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब अगली प्रॉपर्टी आती है अपने पास आघात वर्ध्यता, यानी कि अपने पास जो धातुएं होती है ना उनको जब अपन पीटते हैं ना तो वो पतली चादर के रूप में चेंज हो जाती है, लेकिन अधातु में आघात वर्ध्यता नहीं होती, यानी कि इनको पतली चादर के रूप में नहीं फैलाया जा सकता। अगली जो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है यानी कि भौतिक गुण आता है वो है तन्यता। अब तन्यता से क्या मतलब है? धातुओं को पतली तार के रूप में खींचकर बनाया जा सकता है, यानी कि जो धातु होती है ना उनको अपन खींचकर पतले तार के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे सोना होता है ना वो सबसे तन्य धातु होती है, यानी कि उसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। उसके बहुत कम मात्रा से भी कई किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है सोने का। तो ये चीज याद रखनी है आपको बच्चों, ठीक है। और अधातु होते हैं ना वो तन्य नहीं होते, इनके उनके तार नहीं बनाए जा सकते। अब अगला भौतिक गुणधर्म में अपने पास विद्युत व ऊष्मा की चालकता। तो जो धातु होते हैं ना वो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। और इसमें भी अगर अपन अपवाद की बात करें तो धातु में एक तो सीसा और एक मरकरी यानी कि पारा, ये क्या होते हैं? ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सामान्यतः अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है अधातु का, जो क्या होता है? सुचालक होता है। वैसे अपन घनत्व की बात करें तो घनत्व जो धातु होते हैं ना उनका घनत्व अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने के साथ इनका गलनांक भी अधिक होता है। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं इनका गलनांक और घनत्व कम होता है, और जो अधातु का घनत्व और गलनांक होता है ना वो सामान्यतः धातु की कंपैरिजन में कम होता है। अब अगली फिजिकल प्रॉपर्टी अपने पास ध्वनिक। धातुएं होती है ना वो कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन अधातु के साथ ऐसा नहीं है, कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है अपने पास वो आती है ऑक्साइड। अब जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना कौन सी प्रकृति के होते हैं? अपन ने सेकेंड चैप्टर में देखा था। कौन सी प्रकृति के होते हैं? सारे प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अधातु का ऑक्साइड का एग्जाम्पल SO2, ऐसे कैसे CO2, और जो धातु के ऑक्साइड का एग्जाम्पल है वो क्या है? MgO,
मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि। अब अपने पास अगला आता है धातु के रासायनिक गुणधर्म। अभी अपन ने क्या देखा है, धातु के भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन देखेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि जब धातु वायु से कैसे अभिक्रिया करती है, अम्ल से कैसे अभिक्रिया करती है, ये सभी क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो आइए एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन धातु के रासायनिक गुणधर्म में देखेंगे धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, यानी कि धातु उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, किसका निर्माण करेगी, धातु ऑक्साइड का। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल में अपने पास सबसे पहले कॉपर है। कॉपर की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई ना, तो किसका निर्माण हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, और इसका रंग कैसा होता है, काला। जैसे एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम क्या है, धातु, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। ऐसे ही Mga ने मैग्नीशियम, और जब इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर ये धातु किसका निर्माण करते हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब देखो, जो धातु होती है ना, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, नहीं कि ऐसा नहीं है कि सभी धातु ऑक्सीजन के साथ एक ही तरह से अभिक्रिया करे। अब अपन देखते हैं कि अलग अलग तरह से कैसे अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या होता है कि जब अपन इनको एयर में निकालते हैं ना बाहर, तो ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं। तो इनको आग पकड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ऐसे अपने पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी यानी कि लेड, सीसा, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, और इन धातु पर किसकी परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब जो अपने पास लोहा होता है ना, आयरन, वायु में अगर अपन इसको गर्म करेंगे ना, तो ये जलेगा नहीं। लेकिन अगर अपन लोहे का चूर्ण बना के इसको वायु के संपर्क में लेके आएंगे और इस पे फिर अपन अगर आग लगाएंगे, तो बहुत तेजी से जलने लग जाता है। मतलब अगर लोहे को अपन डायरेक्ट ऐसे किसी टुकड़े के रूप में जलाएंगे तो इसे जलेगा नहीं, लेकिन छोटे छोटे पाउडर बना के, लोहा का छोटे छोटे टुकड़े करके पाउडर बना के अगर अपन इनको वायु के संपर्क में जलाएंगे ना, तो ये बहुत तेजी से जलते हैं। ऐसे जो कॉपर होता है ना, वो प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर क्या होता है, काले रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। और चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अब अपने पास अगला जो है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, उन्हें कौन से ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, अपने पास जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो उभयधर्मी ऑक्साइड के, Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है ना, तो LCl3 का निर्माण करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है, और साथ में किसका निर्माण होता है, अपने पास जल का। इसी कैसे अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 अपने पास किससे क्रिया करेगा, क्षार से, NaOH से। NaOH क्या है, क्षार, तो किसका निर्माण करता है, सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करता है, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण। अब अपन जो अगला धातु का रासायनिक गुणधर्म देखेंगे ना, वो कौन सा देखेंगे, धातु की जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। जब धातु की किसके साथ अभिक्रिया की जाती है, जल के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। फिर अगर अपन धातु ऑक्साइड, जो धातु की जल के साथ अभिक्रिया करने पर अपन को क्या प्राप्त होता, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता। अगर इस धातु ऑक्साइड की फिर से अपन जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। अब देखो, धातुएं जो होती है ना, वो जल के साथ भी अलग अलग तरह से क्रिया करती है। जैसे अपन ने देखा था कि वायु के साथ सोडियम पोटेशियम एकदम से आग पकड़ लेते हैं, और कॉपर पर काली परत चढ़ जाती है ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की। वैसे की वैसे जो धातुएं होती है ना, वो जल के साथ भी अलग अलग तरह से क्रिया करती है। अब देखो किस तरह से करती है। जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है ना, ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, और एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक होता है ना, केवल भाप के साथ क्रिया करता है, यानी कि जो पानी की भाप होती है उसके साथ। और जो मैग्नीशियम होता है ना, वो गर्म जल के साथ क्रिया करता है। अब अपने पास पीबी यानी कि लेड, कॉपर,
और सोना और जो चांदी होती है ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। और कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं, ये सतह पर तैरने लग जाते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इनके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे देखो इसका एग्जाम्पल की धातु जल के साथ कैसी क्रिया कर रही है, इसका एग्जाम्पल रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं अपन। तो जब सोडियम की क्रिया किससे करवाए, जल से करवाए, तो क्या किसका निर्माण हुआ, अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सार का निर्माण हुआ। क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकली, उष्मा निकलेगी इसमें। तो ये कैसे भी क्रिया होगी, उष्मा से भी क्रिया होगी, ये भी साथ में याद रख लेना आप। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, जब कैल्शियम धातु की विक्रिया पानी के साथ करवाई किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सार का निर्माण हुआ। क्या मुक्त हुए, हाइड्रोजन। ऐसे मैग्नीशियम की विक्रिया जल के साथ कराने पर MgOH का ऑल्ट्राइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका और क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और साथ में क्या मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम की विक्रिया जल के साथ करवाने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, और साथ में क्या मुक्त हुई, हाइड्रोजन। अब ऐसे लोहे की विक्रिया जल से करवाने पर Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस। अब अपन जो अगली रासायनिक गुणधर्म देखने जा रहे हैं मेटल्स का, यानी कि अगली केमिकल प्रॉपर्टी, वो कौन सी है। अब अपने पास अगली केमिकल प्रॉपर्टी है धातु की दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो धातु होती है ना उनकी डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा तो अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो। तो धातु की डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं अपन। तो जब धातु की विक्रिया अपने डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल के साथ करवाए तो एक तो क्या प्राप्त होगा अपन को, साल्ट यानी कि लवण, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसको देखो एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, जब लोहे की विक्रिया यानी कि धातु की विक्रिया से करवाए, डाइल्यूट HCl से करवाए यानी कि तनु HCl से करवाए, तो क्या निकला, FeCl2, जो ये क्या है, फेरस क्लोराइड, और ये क्या है, एक साल्ट लवण है, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। ऐसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से करवाने पर MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। वैसे जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर क्या बना, ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। वैसे एल्यूमिनियम की अभिक्रिया HCl से करवाने पर इसका निर्माण हुआ AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और साथ में क्या मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस। देखो कॉपर Ag तीनों अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि जो तांबा होता है, चांदी और पाराजा होते हैं ना, वो डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन आगे चलते हैं। ऐसे अपने पास जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो मेटल होती है ना उसी की अन्य मेटल साल्ट के साथ अभिक्रिया देखेंगे अपन, यानी कि जो धातु होती है ना उसकी अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया देखेंगे। यानी कि मान लो एक कोई मेटल है, का मेटल है, तो उसका एक दूसरी धातु का लवण विलयन है, यानी कि ख धातु का लवण विलयन है, तो अपने पास क्या बनेगा, एक तो लवण विलयन बन जाएगा किसका, क धातु का, और साथ में क्या निकल जाएगी, ख धातु मुक्त हो जाएगी विलयन से। तो देखो कैसे निकलेगी, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है ना वो कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिकों की विलयन से स्थापन करवा देती है। यानी कि ऐसी धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है ना, वो जो कम क्रियाशील धातु होती है ना उनको उनके यौगिकों से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो ये धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। अब देखो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, अपने पास ये टर्म है ना यहाँ पे सक्रियता श्रेणी, तो इसको देखो सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वह सूची यानी कि ये एक टेबल होती है धातु की, जो क्या बताती है अपन को, उन धातु की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम, यानी कि जो सबसे ऊपर धातु होगी ना वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो धातु की क्रियाशीलता में क्या होगी, कमी। तो अपने पास ये एक इसके रिएक्शन के माध्यम से बता रखा है। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन सक्रियता श्रेणी देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या है, फिर इसके बाद में देखेंगे उस रिएक्शन को। तो सक्रियता श्रेणी ये है अपने पास, वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता के अवरोह यानी कि घटते क्रम में रखा जाता है। तो देखो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक, फिर फेरस, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी, फिर सोना। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को कहाँ पे रखा गया है? सबसे ऊपर। और फिर घटती हुई क्रियाशीलता, यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो अभी क्रियाशीलता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। फिर नीचे जाते सबसे कम क्रियाशील धातु आ गई और सबसे कम अभिक्रियाशील आ गई है। जो लास्ट में है ना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, HgAgAu। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना अपने पास, अब इसमें देखो इसमें क्या लिया है इन्हें, एक तो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का विलेन ले लिया, और इधर किसका लिया? FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट का विलेन लिया इसने। अब देखो इसने फेरस सल्फेट के विलेन में क्या डाला? तांबे का तार डाला। और इधर वाली जो टेस्ट ट्यूब है ना उसमें क्या डाली? कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहे की कील डाली। तो अब देखो उसमें क्या होगा, अपने पास क्या दे रखा है कि जो फेरस होता है ना उसकी अभिक्रियाशीलता किससे अधिक होती है? देखो कॉपर तो कहाँ पे आ रहा है? कॉपर तो इतना नीचे आ रहा है, तो कॉपर की अभिक्रियाशीलता तो क्या है? कम, और फेरस की क्या है? कॉपर से ज्यादा है। तो अपने पास जो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल क्या है ना, इसमें क्या होगा, जो ये फेरस सल्फेट का विलयन होगा ना, इसमें क्या होगा, जो ये लोहे की कील होगी ना, ये लोहा फेरस सल्फेट के विलयन में से किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, और क्या बना लेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन का से किसका निर्माण हो जाएगा? फेरस सल्फेट का। प्लस अपने पास यहाँ क्या थी? Fe यानी कि लोहे की कील से क्या मिल रहा है अपन को? लोहा मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या मुक्त हो जाएगा? कॉपर, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें से Cu तो अलग हो जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा अपने पास? फेरस सल्फेट विलयन का निर्माण हो जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में। और इस पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर की अभी क्रियाशीलता है ना वो कम है। यहाँ तक आ गया समझ में आपको? अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो धातु होती है ना उनकी अधातु यानी कि मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखनी है अब अपन को। ये कौन सी? 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। देखो अब तक तो ये भी क्रियाशीलता से कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति की रूप में समझी जा सकती है, यानी कि जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से क्रिया करते हैं ना तो ये क्या करते हैं? एक अपना बाह्य अष्टक पूर्ण करते हैं। बाह्य अष्टक से पूर्ण करने का मतलब क्या है? तो जो अंतिम कोष होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32 ऐसे हो। अब सबसे पहले कौन सा कोष आता है? K, फिर L, फिर M, फिर N। तो इससे क्या मतलब है? K में तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। L में कितने होने चाहिए? 8। M में कितने होने चाहिए? 18। N में कितने होने चाहिए? 32। तो इस तरह से अपना बाह्य अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। अब धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। जो धातु के परमाणु होते हैं ना उनके पास इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में अधिक होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं? धनायन। और जो अधातु के परमाणु होते हैं ना वो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। अपने पास सोडियम क्या है? एक धातु है। अब ये क्या चाहेगा कि इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8, क्योंकि मैंने क्या बताया था? K में 2, फिर L में 8, फिर M में 18, फिर N में 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अंतिम कोष में, तभी क्या होता है? वो स्थायी होता है। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन के पास 2, 8, 7, तो ये अपने अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने चाहेगा? ये अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा? Cl माइनस में। तो 2, 8, 8 इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जो Na+ और Cl माइनस है ना, Na+ और Cl माइनस ये एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे? NaCl, यानी कि नमक का निर्माण हो जाएगा। तो जो ये अपने पास यहाँ पर ये कंपाउंड बनाया ना, ये यौगिक बनाया ना NaCl, ये कौन सा कंपाउंड कहलाता है? ये कहलाता है अपने पास आयनिक यौगिक। अब देखो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि Na तो कौन सा है? प्लस, और Cl क्या है? माइनस। तो Na+ और Cl माइनस क्या है? विपरीत आवेशित आयन है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बंध में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत मजबूत बॉन्डिंग बन जाती है इनसे इनके मध्य। अब देखो जो आयनिक यौगिक होते हैं ना इनके गुणधर्म देखो। सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी
भौतिक प्रकृति, यानी कि इनकी अवस्था कैसी होती है, कठोर होते हैं या फिर सॉफ्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर से क्या मतलब है, अपने पास अगर अपन इनमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे ना तो ये टुकड़ों में, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है, भंगुर का। जैसे अपन एक नमक का दाना लेंगे या फिर एक नमक की अपने पास एक पीस लेंगे नमक का, फिर अगर उस पर बहुत ज्यादा अपन बल लगाएंगे ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये गुण क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। अब इनके गलनांक क्या खवत्नांक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक गलनांक और खवत्नांक बहुत अधिक होते हैं। घुलनशीलता, अब घुलनशीलता आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील, यानी कि अगर इनको अपन पानी में घोलेंगे ना तो घुल जाएंगे। नमक को आप घोल के देखना, अगर आप उसको पानी में घोलोगे ना तो पानी में घुल जाएगा। लेकिन अगर केरोसिन, पेट्रोल और जैसे सब्जी का तेल है उसमें घोलोगे ना तो वो नहीं घुलेगा। फिर अपने पास अगली क्या आती है, विद्युत चालकता आती है। तो आयनिक यौगिक होते हैं ना वो जले विलयन में, मतलब अगर अपन उनको पानी में डाल देंगे और फिर अगर उन पे अपन करंट पास करके देखेंगे ना तो उसमें विद्युत का सुचालक होगा वो, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित हो जाते हैं, Na+Cl- आयनों में टूट जाता है। तो क्या होता है कि पानी में तो विद्युत का चालन करता है लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। अगर अपन डायरेक्ट एक नमक का पीस लेंगे और उस पर अगर अपन वायर लगाएंगे ना तो उसमें कोई विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। ठोस अवस्था में क्या होंगे, विद्युत के कुछ चालक होंगे, यानी चालन नहीं करेंगे, लेकिन गलित अवस्था में क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अब ये देखो, अब इस प्रैक्टिकल के माध्यम से अपन क्या देख रहे हैं कि जब अपन है ना एक नमक के इसको गर्म करते हैं, नमक नमूना युक्त स्पेचुला, यानी कि एक आयनिक यौगिक के अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये NaCl है। अब जब अपन इसको गर्म करते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी निफिकल था। तो इससे अपन को क्या पता चलता है, खन आयनिक यौगिकों के गलनांक और खवत्नांक अधिक होते हैं, जो अपन पहले यहाँ पर देख भी चुके हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक खवत्नांक क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। अब अपने पास एक और प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल अपन को क्या बताना चाह रहा है, जो लवण के विलयन होते हैं उनकी चालकता की जांच, यानी कि पानी लेंगे, फिर उसमें अपन एक कोई साल्ट मान लो नमक घोल लेंगे, फिर अपन इस तरह से दो रोड लगा देंगे, ग्रेफाइट की छड़ी लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे। तो अपन जब इन दोनों रोडों को इसमें डुबोएंगे ना तो ये अपने पास ही क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर अपन इसमें कोई लवण नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल प्योर वाटर लेंगे ना तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इससे क्या पता चलता है, इसका जो अपने पास साल्ट होता है लवण, वो क्या करता है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अपने पास क्या होता है कि जो धातुएं होती है ना वो अपने पास पृथ्वी पे बिल्कुल स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, जैसे कि लोहा है। अब लोहा ऐसे थोड़े, लोहा है एल्यूमिनियम में, जो ये धातु है ना ये ऐसे थोड़े कि बिल्कुल शुद्ध रूप में पाई जाएगी, यानी कि लोहा बिल्कुल लोहा के रूप में पाया जाएगा, उसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं होगी। ये क्या होते हैं कि ये सब अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं। तो अब उन अशुद्धियों से शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया कहलाती है ना वो क्या कहलाती है, धात्विकी कहलाती है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। अब सबसे पहले अपने पास एक टर्म आती है खनिजी। खनिज क्या होते हैं, तो जो धातुएं होती है ना वो प्रकृति में जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है ना उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और अब अपने पास अगला आता है कि अपन धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। तो अब देखो, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं होती है ना, जैसे अपने पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी की सबसे ऊपर की धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो ये क्या होती है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। तो इनको प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनकी गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। ऐसे जो मध्य अभिक्रियाशील होती है, जिंक, लोहा, लेड यानी कि सीसा, कॉपर, मरकरी, ये क्या होते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड इसको के रूप में पाए जाते हैं। साथ में कार्बोनेट इसको के रूप में भी पाए जा सकते हैं। तो इनका क्या करते हैं, अपन कार्बन द्वारा चयन करके इनको शुद्ध धातुओं को प्राप्त करते हैं। फिर सबसे कम क्रियाशील धातुएं जो होती है ना, जैसे चांदी और सोना है, ये क्या होती है, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, यानी कि एज इट इज पाई जाती है प्रकृति में। अब देखो, धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण करेंगे, फिर धातुओं का अयस्कों में से निष्कर्षण करेंगे, यानी कि धातुओं को अलग करेंगे, फिर क्या करेंगे, धातुओं का परीक्षकरण, यानी कि फिर भी अगर धातुओं में कुछ अशुद्धियां बच जाएगी ना उनको परिष्करण से धातुओं को अलग करेंगे अशुद्धियों से।
अब देखो सबसे पहले निष्कर्षण क्या होता है, अयस्क से धातु प्राप्त करना, इसको क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। इसके 3 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट अयस्कों का समृद्धिकरण करेंगे, स्टेप सेकंड क्या है, धातुओं का निष्कर्षण करेंगे, और स्टेप थर्ड क्या है, धातुओं को परिष्करण करेंगे, यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे जो अशुद्धियां बची हुई है उनसे। अब अपने पास सबसे पहले आता है अयस्क की परिभाषा देख लेते हैं अपन, अयस्क क्या होता है। तो अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है। अब जैसे अपने पास कोई खनिज है, उसमें अपने पास धातु का मेरा अशुद्धियां ज्यादा है, तो उससे निकालना तो बहुत महंगा पड़ेगा ना धातु को। तो अयस्क क्या होते हैं, अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है। तो उनमें से क्या है, धातु को निकालना कम खर्चीला होगा, क्योंकि धातु अधिक है, अशुद्धि कम है, तो वहां से धातु आसानी से निकल जाएगी। तो अयस्क क्या होते हैं, अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है। तो अब देखो अयस्क का सांद्रण करेंगे। सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करने का मतलब है कि उसमें धातु की जो मात्रा है उसको बढ़ाएंगे। फिर क्या है, सबसे पहले अब अपन देखेंगे कि उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना। अब उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी है, ये देखो। उच्च अभिक्रियाशील धातु है अपने पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनका क्या करेंगे अपन, गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे, यानी कि जो धातु होती है ना उसको गलित अवस्था में लेके आएंगे, और फिर उसका क्या करेंगे अपन, अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, तो अपन को क्या है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। उच्च अभिक्रियाशील धातु में अपन को क्या है, ज्यादा स्टेप नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो मध्य अभिक्रियाशील धातु है, अब मध्य अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी है, जिंक है, फेरस यानी कि लोहा है, सीसा है, कॉपर है, मरकरी है। इनका क्या करेंगे अपन, ये कैसे पाए जाते हैं, देखो अपरकृति में। जो मध्य विक्रियाशील धातु होती है ना, वो या तो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाएगी या फिर कार्बोनेट एस के रूप में पाई जाएगी। अब देखो सल्फाइड एस के रूप में कैसे पाई जाएगी, जैसे मरकरी का सल्फाइड एस कौन सा है, HgS, जिंक का सल्फाइड एस कौन सा है, ZnS, और कार्बोनेट एस के रूप में देखो जिंक का कार्बोनेट एस क्या है, ZnCO3, यानी कि जिंक कार्बोनेट। अब देखो जो अपने पास सल्फाइड एस को है ना, जैसे HgS, ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, उनका क्या करेंगे अपन, वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, दहन करेंगे। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वायु की उपस्थिति में दहन करने को वर्जन। इसको अपन आगे इसकी परिभाषा अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल याद रखो कि वायु की उपस्थिति में दहन करने को क्या बोलते हैं, वर्जन। और अगर अपने पास सीमित वायु की उपस्थिति में दहन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, निस्तापन। तो निस्तापन किसका किया जाता है, कार्बोनेट अयस्कों का, और वर्जन किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का। तो इनसे क्या प्राप्त होगा अपन को, अब इनसे प्राप्त होगा अपन को धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। फिर जो धातु का ऑक्साइड होगा ना, उसका धातु तो उसे अपचयन करेंगे, धातु में अपचयन करेंगे, यानी कि धातु का अपचयन करेंगे। अपचयन क्या होता है, ऑक्साइड को निकालना। तो ऑक्साइड, ऑक्सीजन हटते ही अपने पास क्या हो जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगी, धातु का शोधन हो जाएगा। फिर अपने पास जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है वो किसके रूप में पाई जाती है, वो किसके रूप में पाई जाती है, सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है, यानी कि जिनकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, जैसे कॉपर है। तो ये किसके रूप में पाई जाती है, सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है। तो इनका क्या करते हैं अपन, वर्जन करते हैं, यानी कि वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं। तो उससे क्या प्राप्त हो जाती है, धातु, और फिर उसको और शुद्ध कर लेते हैं, यानी कि धातु का परिष्करण कर लेते हैं। अब इन सबको अपन क्या है, डिटेल से देखेंगे। ये तो अपन यहाँ पे बहुत शॉर्ट दे गए। सबसे पहले अब अपन कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, यानी कि कुछ टर्म्स जान लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहले गैंग। गैंग क्या होता है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, यानी कि जो पृथ्वी से अपन अयस्क निकालते हैं ना, उनमें क्या होती है, रेत होती है, मिट्टी होती है, ऐसी कई सारी अशुद्धियां होती है, उनको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी से अपन खनिज निकालते हैं ना, अयस्क निकालते हैं ना, क्योंकि खनिज में धातु की कम मात्रा होगी, तो अपन क्या यूज करेंगे, अयस्क यूज करेंगे। अयस्क क्या होते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातु की अधिक मात्रा होती है। तो उनमें क्या है, रेत और मिट्टी की जैसी जो अशुद्धियां पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, अपन गैंग कहते हैं। और सेकंड जो टर्म है, वर्जन। तो वर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। अब वर्जन किसका होगा, सल्फाइड अयस्क का। और एक ऐसे अपन ने क्या देखा था, निस्तापन देखा था। ये निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क का वायु की सीमित वायु की उपस्थिति में दहन करना क्या होता है, निस्तापन कहलाता है। तो ये निस्तापन और वर्जन इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लेना। ये निस्तापन की अपने पास आइए परिभाषा भी आएगी। तो निस्तापन सबसे पहले अपने वर्जन कैसे होता है देख लें।
हैं। तो ये जिंक सल्फाइड क्या है, एक सल्फाइड है इसको अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं ना, तो जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया और SO2 गैस निकल गई। ऐसे कैसे, अगर मर्करी सल्फाइड है उसको अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं ना, तो मर्करी ऑक्साइड का निर्माण हो गया और SO2 गैस मुक्त हो गए। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपने पास वर्जन कहलाते हैं। ऐसे कैसे जो निस्तापन है, अब निस्तापन क्या होती है, वैसे अपन पहले देख चुके हैं इसको, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट इसको होता है ना, उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। जो कार्बोनेट इसको होता है उसको अपन बहुत कम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे ना, तो ये किस में बदल जाएगा, धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, निस्तापन। निस्तापन किसका होता है, कार्बोनेट इसका, और वर्जन किसका होता है, सल्फाइड इसका। अब अगली टर्म में अपने पास अपचयन, वैसे अपन फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अपचयन क्या होता है, धातु ऑक्साइड होता है ना, अब धातु ऑक्साइड किसे प्राप्त होता है, निस्तापन और वर्जन से। वर्जन किसका होता है, सल्फाइड है इसका, और निस्तापन किसका होता है, कार्बोनेट है इसका। अब अपचयन क्या होता है, जो अपन को वर्जन निस्तापन से धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ ना, से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग करके। अब जो अपने पास कार्बन है ना, ऐसे अपचय का उपयोग करके अपन क्या करेंगे, धातु की प्राप्ति करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बन होगा ना, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और धातु मुक्त हो जाएगी, और अपने को क्या प्राप्त करना था, धातु तो प्राप्त करनी थी। अब अपचयन तो अपने पास एक ये कि अपन अपचयन करके भी कर सकते हैं ऑक्साइड का, जो अपन को ऑक्साइड प्राप्त हो निस्तापन वर्जन से, या तो उसका अपन अपचयन कर दे, या फिर अपने पास एक और विधि होती है, वो क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके भी अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है। अब मैग्नीज ऑक्साइड को अपन क्या करेंगे, जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ना अपन एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, किससे, मैग्नीज से। तो मैग्नीज तो अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, तो अपन को मैग्नीज धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं ऑक्साइड से। अब देखो यहाँ तक अपन देख चुके हैं, अब आगे देखो, और इसमें अपन एक ऑक्साइड अभिक्रिया और देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, जब Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड होता है ना अपने पास Fe2O3, उसकी अभिक्रिया अपन एल्यूमिनियम से करवाते हैं ना, से क्या होता है कि Al2O3 का निर्माण हो जाता है और आयरन मुक्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया कैसी होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि उष्मा का निष्कासन होता है। तो इससे इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, थर्मिट। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर कैसे रेल की पटरी डैमेज हो गई ना, तो उसको जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, थर्मिट अभिक्रिया का। ये याद रख लेना थोड़ा सा। तक अपन धातु की प्राप्ति कर चुके हैं। अब आगे देखो, जो अपन को धातु प्राप्त हुई ना, उसको भी और अधिक शुद्ध करेंगे, यानी कि धातु का परिष्करण करेंगे। अब धातु का परिष्करण क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, धातु को और भी अधिक शुद्ध करेंगे। अब देखो, धातु में कुछ अपद्रव्य बच जाते हैं, यानी कि कुछ अशुद्धियाँ बच जाती है, तो उनको हटाने के लिए अपन विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करेंगे। और विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए। देखो अपन आगे चलते हैं। तो विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है, तो ये डायग्राम देखो सबसे पहले आप। अब विद्युत अपघटनी में क्या होता है, जो कैथोड होता है ना, उस पर तो अपन क्या लगाते हैं, शुद्ध धातु लगाते हैं, और जो एनोड होता है ना, उसमें क्या लगाते हैं अपन, अशुद्ध धातु लगाते हैं। तो ये जो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रोड बनाया गया है, ये अशुद्ध धातु का बनाया गया है, और यहाँ पे किसका, शुद्ध धातु का। अब अपन कॉपर के रेफरेंस में बात करते हैं, यानी कि धातु कॉपर लेके चलते हैं। तो कैथोड पे क्या लगा देंगे अपन, शुद्ध धातु, और एनोड पर यानी कि पॉजिटिव पर क्या लगा देंगे अपन, अशुद्ध धातु। और जो अपन यहाँ पे विलेन लेंगे, वो किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का एसिडिक विलेन, यानी कि अम्लीय विलेन लेंगे। और एक इसको अपन किस में डाल लेंगे, टैंक में डाल लेंगे, और इस चित्र की तरह अपन एक व्यवस्था आरेख तैयार कर लेंगे। अब देखो, अपन जब अपन इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना बैटरी जोड़ के, तो क्या होगा, अपने पास जो CuSO4 का विलेन है ना, उसमें से जो एनोड पर अपन ने अशुद्ध कॉपर की छड़ लगाए थे ना, उससे अशुद्धि तो बाहर निकल के कॉपर सल्फेट के विलेन में चल जाएगी और नीचे बैठ जाएगी एनोड पे। और साथ में किसका निर्माण होगा, देखो एनोड पर तो क्या था, अपने पास अशुद्ध तांबा लगाया था, और कैथोड पर शुद्ध तांबा लगाया था अपन ने। और ये कॉपर सल्फेट का अम्ल भी लेने की, कॉपर सल्फेट, और साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेने की HCl तनु HCl ले लेंगे।
अब देखो विद्युत अपघट्य से जब क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। यानी कि जो एनोड है ना अपने पास, इससे अशुद्ध धातु किसमें घुल जाएगी, विद्युत अपघट्य यानी कि अम्ल CuSO4 के विलयन में घुल जाएगी। और साथ में क्या होगा, उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर यानी कि जो प्योर कॉपर होगा ना, वो विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। यानी कि जो ये CuSO4 होगा ना अपने पास, विद्युत अपघट्य, ये चित्र के माध्यम से देखो, ये CuSO4, इसमें से जितना यहाँ पर कॉपर सल्फेट मतलब अशुद्ध कॉपर था ना, वो CuSO4 में घुला ना, उतने कॉपर को ये क्या करेगा, अपने अम्ल विलयन में से विस्थापित कर देगा। क्योंकि अब क्या होगा, देखो ये CuSO4 था, अब इनमें इसमें और कॉपर आ गया ना, तो वो बचा हुआ कॉपर कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। अब कैथोड पर ही क्यों जाएगा, क्योंकि कॉपर तो Cu+2 तो क्या है, पॉजिटिव होगा अपने पास, जो Cu+2 आयन बनेगा ना वो तो पॉजिटिव होगा। और जो यहाँ पर कैथोड होगा ना, वो क्या होता है, नेगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर से ट्रेवल करेंगे बैटरी से, तो वो किधर आएंगे, कैथोड पर। और जो Cu2+ है ना, वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो इससे क्या अपने पास कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध कॉपर कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अविलय शुद्ध एनोड तले पर निक्षेपित हो जाती है। यानी कि ऐसी शुद्धियाँ होती है ना, जो कॉपर सल्फेट के विलयन में नहीं घुलेगी, वो कहाँ पर बैठ जाएगी, नीचे तले पे बैठ जाएगी, टैंक की तले में। इस तरह से देखो, ये इस डायग्राम में बताया हुआ है अपने पास, इस तरह से नीचे बैठ जाएगी। अब द्रव्य जो अशुद्धियाँ होती है ना, उनको क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं अपन। अशुद्धियाँ एनोड तले पर निक्षेपित होती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, अशुद्धियों को क्या कहते हैं अपन, एनोड पंख कहते हैं। अब देखो अपन देखते हैं कि जैसे लोहा है, तो लोहा वायु के और जल के संपर्क में आता है ना, तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, जंग लग जाता है ना, और धीरे धीरे वो क्या होता है, गलने लग जाता है वो धातु, धीरे धीरे उसका मतलब संक्षारण होने लग जाता है, एक तरह से क्षय होने लग जाता है धातु का, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है। जैसे लोहे के पाइप होते हैं, लोहे के सरिये होते हैं, तो टाइम के साथ क्या होता है, उन पर जंग लगती है और वो खराब हो जाते हैं। तो देखो संक्षारण क्या है अपने पास, ये संक्षारण है। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। सबसे पहले अपन सिल्वर में देखते हैं, जो चांदी होती है ना। अब देखो चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, जिससे क्या होती है, चांदी काली पड़ जाती है, चांदी से बनी हुई वस्तु क्या पड़ जाती है, काले। अब देखो कॉपर है, कॉपर क्या करता है, वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साथ जल की नमी भी होगी के साथ अभिक्रिया करता है और हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यानी कि जो कॉपर होता है ना, वो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और कॉपर कार्बोनेट कैसा होता है, हरे रंग का होता है। इसलिए तांबा भी अगर बहुत दिनों तक ऐसे रखा रहेगा, अपन उसको कुछ साफ नहीं करेंगे अपमार्जक से, तो धीरे धीरे क्या होगा, तांबे का लोटा हरा हो जाएगा। और किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। हम लोहा क्या करता है, देखो लोहा क्या होता है, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो लोहा है ना, वो वायु और जल दोनों के संपर्क में आएगा ना। आर्द्र का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्द्र वायु का मतलब ऐसी वायु जिसमें जल की मात्रा हो, यानी कि नमी, जल वाष्प की मात्रा हो। और तो लोहा जल वाष्प के संपर्क में आते ही भूरे रंग की परत चढ़ जाती है लोहे पे, और जिसे क्या कहते हैं अपन, जंग कहते हैं। अब देखो, अब ये जो धातु पे संक्षारण होता है ना धातुओं का, जैसे लोहे पे जंग लगती है, उस कैसे बचा सकते हैं अपन, इनसे कैसे बचा सकते हैं, या तो अपन क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। यानी कि जैसे अपन लोहे के पाइप्स रहते हैं ना, उन पे पेंट करके उनकी क्या बढ़ा सकते हैं, उम्र बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, लोहे पे जंग नहीं लगेगी। या फिर अपन क्या करते हैं, उन पे तेल लगा सकते हैं, या फिर ग्रीज लगा सकते हैं, ये सब लेपन कर सकते हैं। क्रोमियम लेपन यानी कि क्रोमियम धातु का उन पर लेपन कर सकते हैं, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। अब मिश्र धातु को अपन आगे देखेंगे कि मिश्र धातु कैसे बनाते हैं। इससे पहले अपन देख लो, ये सदलेपन आपके लिए नए टर्म हो सकते हैं। तो ये देखो कि ये सदलेपन क्या है, जो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाना, जस्ते यानी कि जिंक की, जेडेन की परत चढ़ाना, ये क्या कहलाता है, ये सदलेपन कहलाता है। और ये परत कैसी होती है, पतली परत होती है। ठीक है, तो ये सदलेपन क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो, ये आपके वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, पर फिर वैसे देख लो, जो अपने नई दिल्ली है ना, उसमें क्या है,
लोह स्तंभ है, कहाँ पर है? कुतुब मीनार के पास है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 1600 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन अभी भी इस पे बहुत ज़्यादा जंग नहीं लगी है। तो ये क्या है, अब ये कैसे बनाया गया होगा? कुछ ना कुछ मिश्र धातु का यूज बना करके बनाया गया होगा, तभी तो अभी तक इसमें जंग नहीं लगी, क्योंकि तभी तो ये जंग से सुरक्षित है। अपन ने अभी देखो ये यहाँ पे देखा था कि कैसे बचाया जा सकता है उसको, मिश्र धातु बनाकर भी जंग से बचाया जा सकता है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी जिससे जंग से बचा रहे। और अब आगे जो अपने पास टर्म है वो क्या है? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, या तो धातु के साथ अपन क्या जोड़ सकते हैं? धातु, और या फिर धातु के साथ क्या जोड़ सकते हैं अपन? अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक, या तो मेटल मेटल ले लो या फिर मेटल और नॉन मेटल ले लो, तो उनका जो समांगी मिश्रण होगा ना, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको क्या कहेंगे अपन? मिश्र धातु कहेंगे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखो लोहा, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। अगर अपन जो फेरस यानी कि लोहा है ना, उसमें क्या मिला देंगे? थोड़ा सा कार्बन मिला देंगे ना, तो ऐसा मिलाते हैं क्या वो जो लोहा है ना वो थोड़ा नरम होता है। अब अगर उसमें अपन कार्बन मिला देंगे ना तो और भी कठोर हो जाता है। अब देखो इस्पात की यानी कि स्टील, अब स्टील में क्या होता है? एक तो लोहा होता है, और लोहे के साथ या तो अपन निकल या फिर क्रोमियम, इन दोनों को मिला देंगे ना तो अपने पास क्या तैयार हो जाएगा? स्टील तैयार हो जाएगा। तो ये याद रखना बच्चों, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इनमें अभी आपके बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, इसके साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनको याद रखना। अब ऐसे कैसे? देखो अभी याद रखना पड़ेगा, इनमें समझाने का कुछ है नहीं, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब जैसे पित्तल है, तो पित्तल किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का, यानी कि तांबे और जिंक का। जैसे कांसा है तो किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का। जैसे सोल्डर है तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है? लेड और टिन का। ऐसे कैसे अपने पास अम्लगम, अब अम्लगम को थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अम्लगम क्या होता है? जो मरकरी यानी कि Hg होता है ना अपने पास, उसके साथ अगर अपन अन्य तत्व को मिक्स कर देंगे ना तो अपन को क्या प्राप्त होगी? अम्लगम प्राप्त होगी। अम्लगम भी एक मिश्र धातु ही है। तो ये अम्लगम का निर्माण किससे होगा? मरकरी प्लस अन्य तत्व। अन्य तत्व कोई भी हो सकता है, तांबा हो सकता है, जिंक हो सकता है, आदि का अपन उपयोग कर सकते हैं। अब अपन पूरे चैप्टर का रिवीजन देख लेते हैं। अब बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार में बता देता हूँ इनको। तो देखो, तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अपन ने पहले देख लिया, तत्व को किसमें वर्गीकृत करेंगे अपन? धातु और अधातु। अब धातुओं के गुणधर्म देखो। धातु क्या होते हैं? तन्य यानी कि तार बनाए जा सकते हैं। आघात वर्धक यानी कि पीटने पर आवाज करती है। चमकीली होती है। उष्मा तथा विद्युत क्या होती है? सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर टॉस होती है, यानी कि Hg मरकरी पारा। उसके अलावा सभी धातुएं क्या होती है? कमरे के ताप पर टॉस होती है। कमरे के ताप पर पारद क्या होता है? दर होता है, यानी कि मरकरी जो अपने पास कमरे के ताप पर रहता है ना, तो वो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व है, क्योंकि ये धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो धातु होती है ना, वो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि धातु की प्रवृत्ति रहती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का आसानी से डोनेट कर सकते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बनाता है? Cu+2। जैसे फेरस है, तो फेरस 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो Fe+2, 3 भी कर सकता है तो Fe+3। ऐसे सोडियम है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है? Na+, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। तो ऐसे धातुएं क्या होती है? विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षार की ऑक्साइड बनाती है, यानी कि अगर अपन धातु की अभिक्रिया किससे करवा देंगे? ऑक्सीजन से करवा देंगे, तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षार की। तो जो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षार के ऑक्साइड होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षार के ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म। अब अपन ने उभयधर्मी ऑक्साइड देखे थे, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। अब अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कब करेंगे? जब वो दोनों प्रॉपर्टीज रखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड भी और क्षारीय ऑक्साइड दोनों की अब प्रॉपर्टी रखेंगे, तभी तो अम्ल और क्षार से दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। तो जो एल्यूमिनियम और जिंक होता है ना, उसके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारीय और अम्लीय दोनों ऑक्साइड होते हैं।
जिससे वो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। और इन ऑक्साइडों को क्या नाम बताया था मैंने आपको, उभयधर्मी ऑक्साइड। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी, उसमें सोडियम पोटेशियम इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है सबसे ज़्यादा होती है। वैसे कि वैसे अगर अपन चांदी, सोने, मरकरी इनकी भी क्रियाशीलता देखेंगे, क्या देखा था अपन, इनकी भी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। अब देखो, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। अपन पहले देख चुके हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को स्थापित कर सकती है। यानी कि अब देखो, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर धातु होगी ना, वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होगी। और हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होगी तो हाइड्रोजन क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। अपन ने देख ही लिया था। प्रकृति में धातु स्वतंत्र अवस्था में अपने के रूप में पाई जाती है, यह भी अपन ने देख लिया था, जिनको क्या कहते हैं अपन, खनिज कहते हैं। और अयस्क धातु का निष्कर्षण, उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम को क्या कहते हैं, धातु क्रम या धात्विकी। दो या दो से अधिक धातु एक धातु या एक धातु की समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये भी अपन देख चुके हैं। अब देखो, अब ये जो बच्चों में आपको समरी पढ़ा रहा हूँ उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठता है आपको, तो इसको आपको अच्छे से देख के जाना है। एनसीईआरटी पे आपको लास्ट में मिल जाएगी। किस नाम से मिलेगी, आपने क्या सीखा, इस नाम से मिल जाएगी। अब देखो, लंबे समय तक आर्द्रवायु के संपर्क में रखे रहने से लोहे जैसे कुछ तत्व की सतह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, यानी कि जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिश्र धातु की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। अब देखो, अधातुओं की गुणधर्म आ गई अपने पास, ये ना तो आघात वर्धे यानी कि पेटने पर प्रवाह नहीं करते, नए तन्ने नए इनके तार बनाए जा सकते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातु उष्मा में विद्युत की कुचालक होती है। यानी कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है जो उष्मा और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है। बाकी सभी अधातु क्या होती है, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अगली प्रॉपर्टी देखो अधातु की। अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि धातु के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण। अब देखो, अपन ने क्या देखा था, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किसमें चेंज हो जाता है, क्लोरीन माइनस, यानी कि ऋणात्मक तत्व में, मतलब ऋणात्मक आयन में चेंज हो जाता है क्लोरीन माइनस में। तो अधातु क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, ये याद रखना। अधातु ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं। अपन ने देख ही लिया था, क्योंकि सारों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। और या फिर इनके जो ऑक्साइड होंगे या तो अम्ल होंगे या फिर उदासीन होंगे। जैसे अधातु के ऑक्साइड CO2, SO2, ये इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्ल होती है। अब देखो, अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। अब अधातुएं जो होती है ना, वो डाइल्यूट एसिड होती है ना, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो उसका हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। ये क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। जबकि अपन ने क्या देखा था, जो धातुएं होती है ना सक्रियता श्रेणी में, उसकी हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी धातु होगी सक्रियता श्रेणी में, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं आपको साइंस के जितने भी वीडियोज है क्लास 10th के, वो बिल्कुल इसी तरीके से अपलोड करने जा रहा हूँ 2025-26 के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।